हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल काविस अकेडमी। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी एमएससी लाइफ साइंस 2020 पेपर सॉल्यूशन। ओके, सो पार्ट फर्स्ट मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। उसके अंदर पार्ट ए के जो क्वेश्चन थे वो पूरा का पूरा हमने डिस्कस कर दिया है ना। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के अंदर हम पार्ट बी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके होते हैं लाइफ साइंस के क्वेश्चंस। तो इस वीडियो के ये पार्ट सेकंड है। इस पार्ट सेकंड के अंदर हम पार्ट बी के क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 45 तक डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। एंड अगर आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपके बहुत सारे स्टूडेंट आपको लाइफ साइंस एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको हेल्प मिल जाएगी। एंड अगर आपने मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है देन मैं आपको बता देती हूँ, मेरे इस चैनल पे आपको 2014, 16, 18 एंड 19 इन सब के पेपर सॉल्यूशंस की वीडियो अवेलेबल है, तो वो भी आप देख सकते हो। एंड अगर इनके सबकी पीडीएफ आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट बी का। जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। Which one of the following cell organelle is considered as cell within a cell in both plant and animal cell? तो यहाँ पे आपको पूछा गया ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल्स है जो कि प्लांट एंड एनिमल दोनों के अंदर प्रेजेंट है। सेकंड चीज़ ये है कि इसके पास सेल विद इन सेल, इसका मतलब होता है इसकी दो डबल मेम्ब्रेन की बात की गई है। ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल है जिसके ऊपर दो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है। देखो, पहला ऑप्शन है आपका क्लोरोप्लास्ट, ये आपका है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, तो ये हो सकता है, बट कंडीशन यहाँ पे क्या है, प्लांट एंड एनिमल दोनों के अंदर होना चाहिए। बट क्लोरोप्लास्ट तो आपको पता है ओनली प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, तो ये तो एनिमल के अंदर एब्सेंट होता है, इसलिए ये ऑप्शन आपका होगा इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर बी है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आपका डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ये हो सकता है। ओके, तो ये सेल विद इन सेल बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड दैट इज राइबोसोम। अब देखो राइबोसोम कैसा दिख रहा है, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर डी दैट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर भी सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ये भी होगा नहीं। सो करेक्ट आंसर कौन सा आपको, आपका जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है एंड प्लांट एंड एनिमल दोनों के अंदर प्रेजेंट है दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा बी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 27। ये जो क्वेश्चन है कितने सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, कुछ नहीं है, सिंपल सा आपको सेल ऑर्गेनल्स के बारे में बेसिक आइडिया होना चाहिए ना। सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछती है, कुछ कुछ हो जाते हैं तो डीप लेवल में थोड़ा पूछ लेगी, बट मैक्सिमम चांसेस आपका ये होगा कि थोड़ा बेसिक पूछेगी। इसलिए आपको मैं सजेशन देना चाहूँगी कि एनसीईआरटी की जो बुक्स है 12th 11th 12th की, वो थोड़ा सा आप अच्छे से देख लेना। ओके, जो नीट लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि नीट लेवल के जो पीवाईक्यूज है और यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो पीवाईक्यूज है मेनली जो क्वेश्चन है वो रिपीटेटिव है, तो वो आपको हेल्प करेगा, तो वो भी आप सॉल्व करना चाहते हो तो वो सॉल्व कर लेना। ओके, साथ ही साथ आपको एक और सजेशन है कि जैसे जैसे आप लाइक टॉपिक क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हो, ओके, ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आ रहा है उस टॉपिक को आप अच्छे से कर लो। इतना करोगे ना बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी आपको एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। ओके, सो इतना आप कर लेना। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27। इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन द ग्लाइकोलिपिड आर लोकेटेड एट। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, है ना। लिपिड बाइलेयर होती है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा, है ना। तो यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो उसकी जो आउटर वाला एरिया यहाँ पे, तो वहाँ पे आपका होता है ग्लाइकोलिपिड प्रेजेंट। ये तो पूछा गया है कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो ग्लाइकोलिपिड कहाँ प्रेजेंट होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखो, द आउटर लेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये स्ट्रक्चर भी हम देख लेते हैं। देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, इसका ये बाहर वाला एरिया है, इसको हम बोलते हैं नॉन साइटोसोलिक। मान लो ये सेल है, सेल के बाहर जो एरिया होगा हम उसको नॉन साइटोसोलिक बोलेंगे ना, तो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, तो आउटर एरिया क्या होगा नॉन साइटोसोलिक, अंदर वाला क्या होगा साइटोसोलिक, तो इसकी जो अंदर वाला एरिया होगा वो साइटोसोलिक। ओके, तो अलग अलग कंपोनेंट्स अलग अलग कंपाउंड्स होते हैं, वो कभी नॉन साइटोसोलिक में प्रेजेंट होते हैं, कोई साइटोसोलिक रीजन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो आपको इन सब की लिस्ट बनानी है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाहर में कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, अंदर कौन सा प्रेजेंट है ना, कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट है। तो जो ग्लाइकोलिपिड है, स्पिंगोलिपिड है, वो आपकी नॉन साइटोसोलिक या फिर आउटर लीफलेट ये भी बोल सकते हैं, वहाँ पे प्रेजेंट होता है ना, मीन्स आउटर लेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑप्शन नंबर आपका होगा फर्स्ट करेक्ट। और बाकी तो ग्लाइकोलिपिड अंदर वाले एरिया में, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में क्या देगा, इनर लेयर में तो एब्सेंट होता है ना, वो तो होगा नहीं।
सो ऑप्शन नंबर आपका होगा फर्स्ट करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, सिंथेसिस ऑफ डीएनए अकर ड्यूरिंग डैश फेज ऑफ द सेल साइकिल। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि जो डीएनए का जो सिंथेसिस होता है सेल साइकिल के कौन से फेज में होता है। अब देखो सेल साइकिल आपने देखा होगा, कुछ नहीं है इसके बारे में, आपको सिंपल सा आइडिया लेना है ना। ये टॉपिक, इस टॉपिक से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, लाइक 1-2 क्वेश्चंस तो आपको मिल ही जाएंगे। एंड इस टॉपिक पे क्वेश्चंस हर साल आता है। ओके, तो इस टॉपिक को आप बिल्कुल मत छोड़ना। तो सेल साइकिल में आप जब स्ट्रक्चर देखते हो, जो डायग्राम देखते हो, आपको पता है उसमें 4 फेज होती है। दैट इज द फर्स्ट इज द G1, सेकंड S, थर्ड आपका G2 एंड फोर्थ आता है आपका M फेज, है ना, मैच्योरेशन फेज, तो डिवीजन फेज। ओके, M। तो यहाँ पे आपको क्या है कि G1, S एंड G2 एंड M 4 फेज होती है। तो अलग अलग फेज में अलग अलग काम होते हैं ना। तो G1 फेज की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपका आरएनए एंड प्रोटीन, इसका सिंथेसिस होता है। किसका? आरएनए एंड प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। सेकंड चीज़ ये है कि जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है उसका क्या होगा, डुप्लीकेशन होगा। ओके, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती है। एंड सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें कहाँ होती है, इस वाले एरिया के अंदर, G1 के अंदर। फिर आता है एस फेज, जब सेल को अच्छा सा खासा न्यूट्रिशन मिल गया, डीएनए एंड प्रोटीन का डुप्लीकेशन हो गया, सेल ऑर्गेनल्स का डुप्लीकेशन हो गया, सेल मूव करती है इनटू द एस फेज। फिर एस फेज के अंदर क्या होता है, जो डीएनए है उसका रेप्लिकेशन होगा, है ना, डीएनए की कॉपीज़ बनना। ध्यान रखना कि यहाँ पे ओनली डीएनए की कॉपीज़ होती है, ऐसा नहीं कि क्रोमोसोम के नंबर हमेशा यहाँ पे कैसे होंगे, सेम, जितने हैं उतने ही रहेंगे। ओके, ओनली किसका डुप्लीकेशन होता है यहाँ पे, डीएनए का। फिर आता है आपका G2 फेज। G2 फेज के अंदर भी डिवीजन ऑफ डीएनए। ओके, G2 फेज के अंदर भी आरएनए एंड प्रोटीन का भी देखा जाता है। तो यहाँ पे सेल की साइज भी यहाँ पे इंक्रीज होती है वगैरह। तो फिर आता है आपका एम फेज, जिसके अंदर जो डीएनए का डिवीजन होगा एंड क्रोमोसोम का भी डिवीजन होगा। ओके, सो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी। क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपका, सिंथेसिस ऑफ डीएनए मीन्स डीएनए रेप्लिकेशन की बात हो रही है, तो वो कहाँ पे हुआ आपका, एस फेज के अंदर। ऑप्शन नंबर आपका होगा सी करेक्ट। कभी कभी क्या पूछा जाता है, कभी कभी यहाँ पे चेक पॉइंट के बारे में पूछा जाता है कि ये वाला जो G1 चेक पॉइंट है ये कहाँ पे किसके बीच में प्रेजेंट होता है, या फिर ये दूसरा चेक पॉइंट है G2 वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, G0 रेस्टिंग फेज क्या होती है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, सो इसका भी आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, साइटोस्केलेटन आर रिप्रेजेंटेड बाय। तो देखो जो साइटोस्केलेटन्स होता है वो कितने होते हैं, वो 3 टाइप्स के होते हैं, है ना, वो आपको पता है। तो लाइक साइटोस्केलेटन का फंक्शंस क्या होता है, उसका फंक्शंस होता है कि लाइक किसी सेल को शेल सैप प्रोवाइड कराना, ना, स्ट्रेंथ ऑफ द सेल, रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग, किसी सेल ऑर्गेनल्स को होल्डिंग के लिए हेल्प करता है, वैसे एक ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, किसी सेल को रिजिडिटी, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है। तो ये फिलामेंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं कौन सा साइटोस्केलेटन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो जो साइटोस्केलेटन्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, है ना, 3 टाइप के होते हैं। दैट इज माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड तीसरा माइक्रोट्यूबुल्स। तो ये जो होता है, ये जो किससे रिप्रेजेंटेड बाय, तो ये क्या है, सब के सब प्रोटीन फिलामेंट है। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा डी करेक्ट। इनके बारे में आप कुछ नहीं करना है, हर एक 3 टाइप के 3 होते हैं साइटोस्केलेटन्स, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड द माइक्रोट्यूबुल्स। तीनों की फंक्शंस आप देख लेना, एंड ये किससे बने हुए हैं, इसकी सब यूनिट क्या है उसका देख लेना। एंड ये कैंसर ट्रीटमेंट में कौन सा वाला लाइक माइक्रोफिलामेंट आपका यूज़ आता है ना, कौन सा फिलामेंट यूज़ आता है, तो वो भी आप देख लेना। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा डी करेक्ट। कैंसर कैसे होता है ना, वो भी। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, ड्यूरिंग ट्रांसलेशन प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड। ओके, तो आपको पता है कि ड्यूरिंग ट्रांसलेशन प्रोटीन आर सिंथेसाइज। तो ट्रांसलेशन क्या होता है, देखो डीएनए से आरएनए बनना उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। फिर आरएनए से प्रोटीन बनना उसको बोलेंगे ट्रांसलेशन। ऐसे भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन है ना, कि डीएनए से आरएनए बन रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, आरएनए से प्रोटीन बनता है उसको क्या बोलते हैं, एंड डीएनए से डीएनए बनना दैट इज नॉन एज अ रेप्लिकेशन। ये सेंट्रल डॉग्मा है ना। तो यहाँ पे आपको प्रोटीन आर सिंथेसाइज, तो यहाँ आपको पता है कि जो आरएनए होता है वो एमआरएनए बनता है ना, एमआरएनए बनता है।
और यहाँ पे mRNA पे जो इन्फॉर्मेशन होती है वो tRNA उसको कोड करता है, देन प्रोटीन बनता है। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कहाँ पे होगी, वो mRNA के ऊपर होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो इन्फॉर्मेशन ऑन mRNA, ये रहा mRNA। तो इन्फॉर्मेशन डीएनए पे तो होगी नहीं, टीआरएनए तो कोड करेगा उसको, आरएनए राइबोसोम तो उसके ऊपर बाइंड होता है राइबोसोम, है ना। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होगी वो एमआरएनए के ऊपर होगी, उसी को टीआरएनए फिर कोड करेंगे। तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज अ टेम्पलेट ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन ऑफ लिस्ट। तो कौन सा टेम्पलेट की जैसे यूज करते हैं, तो देखो ये दो बेसिक स्ट्रक्चर है, आपको पता होना चाहिए। ये डीएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, यहाँ पे आपका आरएनए बन रहा है, ओके। तो यहाँ पे जो आरएनए बनता है, ये वाली कोडिंग सीक्वेंस होती है, इसके ऑपोजिट जो आरएनए जो यूज़ करता है उसको हम बोलते हैं टेम्पलेट, है ना। उसी के ऑपोजिट वो आप अपने मीन्स कोड करता है उसको ना, तो टेम्पलेट यूज़ करता है। इस टेम्पलेट को हम ये भी बोल सकते हैं एंटीसेंस स्टैंड, ओके, एंटीसेंस स्टैंड। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूज एज अ टेम्पलेट, तो कौन सी स्टैंड है जो हम टेम्पलेट की जैसे यूज़ कर रहे हैं, एंटीसेंस स्टैंड है। कौन सी स्टैंड है, एंटीसेंस ना, ये वाला एंटीसेंस। टेम्पलेट की जैसे हम कैसे यूज़ करें, एंटीसेंस स्टैंड, ओके। उसको हम नॉन कोडिंग स्टैंड भी बोल सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा बी करेक्ट। इस डायग्राम को अच्छे से देखना, इसके ऊपर क्वेश्चंस आता ही आता है ना। कभी कभी आपको कोडिंग स्टैंड दे दी जाती है, फिर आपको बोल दिया जाता है कि एमआरएनए स्टैंड बताओ। तो पता ही है कि जो एमआरएनए पास है, जो कोडिंग के पास है वो एमआरएनए के पास होगी। कभी कभी टेम्पलेट दे दी जाता है, फिर आपको बोलते हैं कि एमआरएनए क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन घुमा फिरा के आते हैं, तो इस डायग्राम को अच्छे से देख लेना, ओके। सो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, डीएनए एप्लीकेशन इन ई कोलाई फॉलोज। तो डीएनए एप्लीकेशन, तो आपको पता है कि जो डीएनए एप्लीकेशन होता है उसके ऊपर मॉडल्स दिए थे, है ना। वैटसन एंड क्रिक, उसने क्या मॉडल दिया था, सेमी कंजर्वेटिव कि जो डीएनए होता है वो सेमी कंजर्वेटिव एप्लीकेशन होता है। मीन्स यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए डीएनए, ओके, ये डीएनए के डबल स्टैंडर्ड है। अब इसका रेप्लिकेशन होना होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, न्यू स्टैंड आएगी, ये न्यू स्टैंड यहाँ पे बनेगी, ये पहले सेपरेट होगा, फिर न्यू स्टैंड ऐसे बनेगी। कुल मिला के क्या होगा, जब इस डीएनए को हम देखेंगे तो एक तो कैसा होगा, पेरेंटल होगा, दूसरा कैसा होगा, डॉटर होगा। इसी को हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, ओके, जो वॉटसन एंड क्रिक में दिया था। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा फॉलोज ऑप्शन नंबर ए, सेमी जो डीएनए एप्लीकेशन होता है वो फॉलोज सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। इस क्वेश्चन के ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं। आपको पता है कि इस डीएनए को अगर N15 में रखा, N14 में रखा, देन कितनी कॉपीज़ बनी, कितने बैंड्स बनेंगे, तो उसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस न्यूमेरिकल की आप प्रैक्टिस कर लेना, ओके। सो ऑप्शन नंबर ए होगा आपका करेक्ट। Now, question number 33. DNA is considered as a genetic material because of its. अब DNA एक जेनेटिक मटेरियल है, क्यों बोला जाता है, तो DNA आपको पता है कि वो ऑटोकैटेलिक मीन्स सेल्फ रेप्लिकेशन, मीन्स डीएनए से डीएनए बनता है ना। इस प्रोसेस को हम रेप्लिकेशन बोलते हैं। तो मीन्स खुद को ही ऑटोकैटेलिटिक सेल्फ रेप्लिकेट, खुद ही रेप्लिकेट हो रहा है, खुद की कॉपीज बनाना, दैट इज द, तो ये प्रॉपर्टी होती है डीएनए के पास, ठीक है, ये है। सेकेंड ऑप्शन में क्या देगा, हेट्रोकैटेलिक प्रॉपर्टी। इसका मतलब होता है कि डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है ना। डीएनए से आरएनए को बोलते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन, है ना। तो डीएनए से आरएनए बनता है, तो हेट्रोकैटेलिटिक प्रॉपर्टी भी है, ठीक है। तीसरा आपका क्या है, म्यूटेबिलिटी। म्यूटेशन होता है ना, डीएनए के अंदर म्यूटेशन होता है, क्यों नहीं होता है, तो वो भी है। तो ओवरऑल चीज़ ये है कि ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट, बी भी करेक्ट एंड सी भी करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा आपका, ऑल ऑफ अबव, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। Now, question number 34. Which one of the following is not a mechanisms of post-translation modification? अब देखो, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन एंड पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन, ये दोनों मॉडिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए दोनों में क्या होता है। अब देखो, इसका मतलब सिंपल सा होता है, लाइक प्रोटीन बन गया। अब प्रोटीन बन गया मीन्स आरएनए से आपका प्रोटीन बन गया,
वेट, आरएनए से आपका प्रोटीन बन गया। प्रोटीन बनने के बाद ये जो प्रोटीन है अब उसको, ये जो सेल है पर्टिकुलर, वो पहले तो उसका ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। एंड ये जो प्रोटीन है वो पूरा का पूरा यूज़फुल है या फिर उसके कुछ पार्ट्स यूज़फुल है। तो ऐसे करके जहाँ जहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है वहाँ वहाँ पे वो ट्रांसपोर्ट होता है। तो पहले वो मॉडिफाई होगा अगेन, फिर कहीं जाके वो उस पर्टिकुलर चीज़ में जाके वो वर्क करेगा। तो उसी को हम बोलते हैं पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या दे रखा है, दैट इज़ द इंटिन स्प्लाइसिंग। अब देखो इंटिन, मान लो कि ये प्रोटीन है, ए ऐसा बना प्रोटीन, ये प्रोटीन ओके। तो ये और ये प्रोटीन काम का था एंड ये वाला बीच वाला प्रोटीन काम का नहीं था। तो क्या होगा कि स्प्लाइसिंग प्रोसेस होगा, इसमें से ये बीच वाला पार्ट ये निकल जाएगा। ओके, बीच वाला पार्ट निकल जाएगा और ये आपका ऐसे, ये प्रोटीन ऐसे ज्वाइन हो जाएगा। तो ये जो आपने जब भी पढ़ा होगा, ये जो नाम है बीच वाला पोर्शन, जो नॉन यूजफुल पोर्शन है वो इंटिन निकल गया एंड जो यूजफुल पोर्शन है वो रीजॉइन हो गया। तो इसी को हम बोलते हैं इंटिन स्प्लाइसिंग। ये जो नाम डिराइव हुआ है, जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मैकेनिज्म होता है ना, जिसके अंदर एक्सोन का रीजॉइन होता है, इंट्रोन रिमूव होता है, तो उसी के बेसिस पर इसका नाम भी यहाँ पे इंटिन स्प्लाइसिंग रख दिया। ओके, तो यहाँ पे ये होता है। तो यहाँ पे ये तो है, ठीक है। फिर दूसरा आपका क्या है, प्रोटोलाइटिक क्लीवेज। प्रोटोलाइटिक क्लीवेज, प्रोटीन का क्लीवेज, वो क्या होता है कि लाइक ये प्रोटीन है, इसके ऊपर भी कुछ सीक्वेंस प्रेजेंट होती है। अब जो जहाँ पे टारगेट पे पास चला गया, अभी इसका कुछ काम नहीं है, तो ये क्लीवेज हो जाएगा। तो ये भी होता है। डी आपका है ओलिंग ग्लाइकोसाइलेशन। ओलिंग ग्लाइकोसाइलेशन भी होगा, तो ठीक है, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। सी ऑप्शन होता है आपका अप्यूरिनिक क्लीवेज। ये यहाँ पे नहीं होता है ना, ये तो आपका जो डीएनए एप्लीकेशन प्रोसेस है वहाँ पे यूज़फुल यहाँ पे यूज़ आता है, यहाँ पे इसका यूज़ नहीं आता है। ये जो है अप्यूरिनिक क्लीवेज, अप्यूरिनिक क्लीवेज का मतलब हम सिंपल बोलते हैं एपी साइट। क्या बोलते हैं, एपी साइट, है ना। जो जब हम बेस एस्क्रीशन रिपेयर मैकेनिज्म पढ़ते हैं तो उसके अंदर क्या होता है ना कि लाइक ये डीएनए, ओके ध्यान से सुना, ये डीएनए, तो डीएनए के अंदर मान लो कि कोई रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड आके बाइंड हो गया, तो न्यूक्लियोटाइड जब रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड रिमूव हो गया, तो जब डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म चलता है तो यहाँ से जो न्यूक्लियोटाइड रिमूव करते हैं, यहाँ से रॉन्ग ऐड होता है तो उसको रिमूव करेंगे। रिमूव करते जब जो साइट क्रिएट होती है उसको हम बोलते हैं एपी साइट। क्या बोलते हैं, एपी साइट। फिर यहाँ पे आके एपी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आएगा, उसको फिर यहाँ से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्लीव होगा, ये सारी प्रोसेस होती है। तो ये आपका बेस एस्केशन रिपेयर मैकेनिज्म में आ जाएगा। यहाँ पे कोई पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन से कोई लेना देना नहीं है। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा सी करेक्ट, क्योंकि नॉट अ मैकेनिज्म पूछा गया ना, सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। एक चीज़ ध्यान रखना कि जो डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म वाला जो टॉपिक है वो आप अच्छे से देखना, उसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 35, कोडोन और एंटी कोडोन इंटरेक्टिंग इज स्टेबलाइज बाय, कुछ नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू स्टेबलाइज होता है। Now, question number 36. Which one of the following mechanism in E. coli is regulated by attenuation of concert operon? तो वो होगा आपका ट्रिप्टोफैन मेटाबॉलिज्म। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका करेक्ट। ऑपेरन एंड ट्रिप्टोफैन के बारे में आप थोड़ा सा देख लेना कि क्या क्या चीज़ें होती है ना, कब किस लेवल में ग्लूकोज का किस लेवल में ऑपेरन ऑन होता है, कब ऑफ होता है, कब ट्रिप्टोफैन की ज़रूरत होती है ना, तो ये सारा चीज़ें आप देख लेना। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका करेक्ट। Now, question number 37. Zwitter ion have several basic and acid group on their surface. Which one of the following is a Zwitter ion? इनमें से कौन सा आपका Zwitter ion है? तो आपको पता है जितने भी अमीनो एसिड्स है, जो अमीनो एसिड्स है, मेनली जो अमीनो एसिड है वो Zwitter ion रखते हैं ना। Zwitter ion का कुछ नहीं है, सिंपल सा कि जो pH 7 पे उसमें जो प्लस एंड माइनस का जो चार्ज होता है उसके ऊपर इक्वल होता है, उसको हम बोलते हैं Zwitter आयन। ओके, pH 7 पे, तो pH 7 होता है। तो यहाँ पे देखो अमीनो एसिड कहाँ पे, अमीनो एसिड ये रहा ग्लाइसिन, है ना, स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड बोलते हैं जिसको। तो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 38. वाटर इज यूनिवर्सल बायोलॉजिकल सॉल्वेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सपोर्ट दिस स्टेटमेंट। तो वाटर क्या है, यूनिवर्सल बायोलॉजिकल सॉल्वेंट है। क्यों है, क्योंकि वो सबके अंदर डिजोल्व होने की प्रॉपर्टी रखता है ना, इसलिए हम इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है। हर किसी को अपने अंदर लाइक कुछ भी ले लेंगे तो वो मिक्स हो जाएगा एक्सेप्ट लिपिड। ओके, तो यहाँ पे
विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सपोर्ट दिस स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इसको सपोर्ट नहीं करता है? इट इज़ अ हाई स्पेसिफिक हीट, सही है. इट हैज़ हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सही है. इट हैज़ अ पोलर लिक्विड, सही है. इट सॉलिडिफाई एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. तो ये क्या 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे सॉलिड बन जाएगा, मीन्स आइस बन जाएगा? नहीं, सारे के सारे वाटर्स होते हैं हमेशा जो वाटर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस नहीं होता है, कभी कभी होता है बट नॉट ऑलवेज. ओके, तो ये स्टेटमेंट टोटली करेक्ट नहीं है. ओके, सो ऑप्शन नंबर आपका होगा डी करेक्ट, क्योंकि ये स्टेटमेंट इसको फॉलो नहीं करता है. नाउ द नेचर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इज दैट, पेप्टाइड बॉन्ड पता है आपको कि वो क्या होता है? एमाइड बॉन्ड है ना, आपका ऑप्शन नंबर होगा बी. अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड्स होता है दैट इज़ द अमाइड, है ना. और अमीनो एसिड क्या, प्रोटीन के बीच में पेप्टाइड, तो अमीनो एसिड क्या बनाएगा, प्रोटीन का ही फॉर्मेशन होगा ना. सो यहाँ ये रहा एक अमीनो एसिड, ये रहा एक अमीनो एसिड, तो ये दोनों जो बॉन्ड बन रहा है दैट इज़ द अमाइड बॉन्ड. ओके, इसको हम पेप्टाइड बॉन्ड भी बोल सकते हैं, एमाइड लिंकेज बोल सकते हैं. तो पेप्टाइड बॉन्ड एक अमाइड बॉन्ड का ही एक पार्ट है. ओके, एमाइड लिंकेज का एक पार्ट है. सो ऑप्शन नंबर आपका होगा बी करेक्ट. ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है इसका थोड़ा बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि जितने भी जो स्ट्रक्चर है, लाइक डीएनए का जो स्ट्रक्चर है ना, उसके अंदर कौन कौन से बॉन्ड किस किस से ज्वाइन है, एंड कौन सा न्यूक्लियोटाइड किस नंबर पे क्या बॉन्ड बनाता है ना. कौन सा बेस, लाइक एडेनिन कैसे, कौन से मीन्स क्या बॉन्ड बना रहा है, इसमें क्या कौन सा बॉन्ड होता है, तो वो सारा आपको पता होना चाहिए. कुछ नहीं, बॉन्ड का थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं. तो यहाँ पे प्रोटीन के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड होता है. सो ऑप्शन नंबर आपका होगा बी करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 40, इन मैकेलिस मेंटल इक्वेशन द ग्राफ इज ऑलवेज. तो देखो, इस इक्वेशन पे कभी कभी इक्वेशन डायरेक्ट दे दी जाती है, तो कभी क्या दे दिया जाता है. इस टॉपिक पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं ना. ये टॉपिक है, एंजाइम वाला टॉपिक है, इस पर आपको 1-2 क्वेश्चंस तो मिल ही जाएंगे. तो यहाँ पे जो ग्राफ है, कुछ नहीं, सिंपल सा ग्राफ का बारे में पूछा गया, ग्राफ कैसा है. तो देखो, ये जो ग्राफ है, अगर लीनियर होता तो लीनियर ऐसे होता, तो ये तो ऐसा वाला ग्राफ है, तो ये लीनियर तो होगा नहीं. दूसरा क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव मीन्स पीछे जाना, ये तो आगे जा रहा है, तो नेगेटिव है नहीं. थर्ड है आपका वेट, डी है आपका बेल शेप. बेल शेप का मतलब होता है देखो ऐसे, इस टाइप का, इस टाइप का तो है नहीं ये, है ना. सी आपका है हाइपरबोला, तो हाइपरबोला में मतलब होता है ऐसे, या तो ऐसे जा सकता है, कैसे भी हो सकता है, हाइपरबोला ना. तो ये जो शेप होता है, इस शेप को ही हम बोलते हैं हाइपरबोला. सो ये जो ग्राफ है ऐसे दिख रहा है आपको, तो ये बोलते हैं हम हाइपरबोला, है ना. सो ऑप्शन नंबर आपका होगा सी करेक्ट. अगर लीनियर होता तो ऐसे जाता ग्राफ, अगर बेल शेप होगा तो ये ग्राफ ऐसे जाता, बट यहाँ पे बेल शेप नहीं है, ये आपका कैसा है, हाइपरबोला. ऑप्शन नंबर सी, इसलिए सी करेक्ट होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज द सिनोनिम फॉर द ग्लाइकोलाइसिस. ये क्वेश्चन रिपीटेटिव है, पहले भी किसी आई थिंक इसी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है, सेम एज इट इज. तो ग्लाइकोलाइसिस इज आल्सो नॉन एज, ऐसे पूछा गया था ना. तो दैट इज द EMP, एम्डन मेयरहोल्फ पाथवे. ओके, सो ऑप्शन नंबर आपका होगा ए करेक्ट, EMP पाथवे. नाउ क्वेश्चन नंबर 42, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर सॉल्युबल वाइटामिन. इसमें से कौन सा जो वाटर सॉल्युबल विटामिन नहीं है. तो आपको पता है कि विटामिन 2 टाइप्स के होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल एंड लिपिड सॉल्युबल. ओके, ये क्वेश्चन भी रिपीटेटिव है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं. तो आपको लिस्ट पता होना चाहिए, वाटर सॉल्युबल B and C, ओके, एंड BC. ये ध्यान रखना, ABCD में आता है BC, तो वो होता है आपका वाटर सॉल्युबल. बाकी जो बचे वो होते हैं आपका ADE के, वो होते हैं आपका लिपिड सॉल्युबल या फिर वाटर नॉन सॉल्युबल भी बोल सकते हैं. ओके, तो B and C यहाँ पे देखो कौन कौन सा है. B है, ये तो होगा, या D में भी B दे रखा है, ये भी होगा. एस्कॉर्बिक एसिड मीन्स विटामिन C, तो ये भी आपका होगा. तो कौन सा बच्चा आपका, ऑप्शन नंबर C, विटामिन D. विटामिन कैसा है, वो फैट सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल नहीं है. सो ऑप्शन नंबर आपका होगा C करेक्ट, क्योंकि नॉट पूछा गया है ना क्वेश्चन में. तो क्वेश्चन में जब भी नॉट आए तो ध्यान रखना कि यहाँ पे क्वेश्चन में नॉट पूछा गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 46, डैश इज अ मेटलोप्रोटीन. मेटलोप्रोटीन मीन्स होता है कि ऐसा कौन सा प्रोटीन है जिसके अंदर मेटल भी प्रेजेंट हो, मेटल एज अ कोफैक्टर. ओके, तो उसको हम बोलते हैं मेटलोप्रोटीन. तो यहाँ पे जो जब आप हीमोग्लोबिन, इसका स्ट्रक्चर तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर. तो आप उसका स्ट्रक्चर डाउनलोड करना, देखना स्ट्रक्चर कैसा है, कौन सा आयरन वहाँ पे बाइंड है ना.
तो वो देखना। तो हीमोग्लोबिन के अंदर जो आयरन बाइंड होता है ना, Fe2+ आई थिंक, ओके। तो देख लेना, कंफर्म कर लेना आप। तो वो आपको पूछा जाता है कि इसके ऊपर चार्ज कैसा होता है वगैरह वगैरह, ओके। तो हीमोग्लोबिन के बारे में पूछा जाता है, तो उसका जो स्ट्रक्चर आप जब डाउनलोड करके देखोगे वहाँ पे बीच में आपको आयरन दिखेगा। तो इसी वजह से हम ये क्या है, हीमोग्लोबिन, ये है मेटलोप्रोटीन है। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा ए करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, द अल्फा हेलिक्स आर एग्जाम्पल ऑफ। तो अल्फा हेलिक्स किसका एग्जाम्पल है? देखो, एक प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है नॉर्मल सा, पेप्टाइड चैन होती है। दूसरा होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर जिसके अंदर अल्फा हेलिक्स एंड द बीटा शीट दोनों आता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? दैट इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर का, ओके। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा बी करेक्ट। कुछ नहीं, अगेन प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात हो गई। तो आपको प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो रामाचंद्रन प्लॉट है, वो भी आप देख लेना। उसका मीन्स प्लॉट को इतना डिटेल में पढ़ना नहीं है आपको, ये देखना है कि रामाचंद्र प्लॉट में जो साई एंड फाई बॉन्ड है, ओमेगा बॉन्ड है, वो कहाँ प्रोटीन पे कहाँ प्रेजेंट है ना, कौन से स्ट्रक्चर पे, लाइक किस के बीच में प्रेजेंट है, तो वो आपको देखना है बस, इससे ज़्यादा नहीं। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा बी करेक्ट। Now, question number 45. Oxidation of palmitic acid C16 require dash round of beta oxidation and the yield dash number of acetyl coenzyme A. ये क्वेश्चन भी अगेन रिपीटेटिव क्वेश्चन है। देखो, आपको कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन को मैंने आई थिंक कितनी बार प्रीवियस के क्वेश्चन देखोगे ना, आपको कितनी बार इसको सॉल्व करवा दिया है। अगेन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको बीटा ऑक्सीडेशन की राउंड पूछा गया है, सेकंड आपको एसिटाइल कोएंजाइम पूछा गया है। तो देखो कितने नंबर का कार्बन है? 16 नंबर का कार्बन है, 16 कार्बन है। तो 16 कार्बन से आपको पता है कि जब ऑक्सीडेशन होता है तब 8 एसिटाइल कोएंजाइम बनेंगे, इसके हाफ और इसका भी एक कम ऑक्सीडेशन होता है, 7 ऑक्सीडेशन। तो कितना होगा? 7 ऑक्सीडेशन 8 एसिटाइल कोलिन। तो यहाँ पे कितने राउंड होंगे? 7 बीटा ऑक्सीडेशन होंगे, एसिटाइल कोएंजाइम कितने बनेंगे? 8, ओके। सो ऑप्शन नंबर देखो 7 एंड 8 कहाँ दे रखा है? ये रहा ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर आपका होगा ए करेक्ट। अगर इसको और डिटेल में अगर सॉल्व करना चाहोगे तो कभी कभी क्या पूछा जाता है कि नंबर ऑफ़ एटीपीज़। तो नंबर ऑफ़ एटीपीज़ ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है नंबर ऑफ़ एटीपी कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। तो आप कहीं अपनी नोटबुक में लिख लेना, मैं आपको बता रही हूँ। कोई भी कार्बन आए तो आपको क्या करना होगा, मान लो कि 18 आए तो 18 का भी कर सकते हो, 16 कार्बन, यहाँ पे 16 का दे रखा है, हम 16 का करते हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल 16 करने, तो यहाँ पे बीटा ऑक्सीडेशन करेंगे, तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन होगा वो 7 टाइम ऑक्सीडेशन होगा, एंड यहाँ पे बनेंगे आपका 8 एसिटाइल कोएंजाइम, ओके। 8 एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा, 7 ऑक्सीडेशन से आपका बनता है, ध्यान से सुनना, 7 NADH, ओके। 7 NADH बनेगा, 7 ही आपका बनेगा FADH2, FADH बन गया। एंड एसिटाइल कोएंजाइम कितने बनने हैं आपका? 8 एसिटाइल, है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको एटीपी कैलकुलेट करना है। कैसे करते हैं बताती हूँ। 7 NADH, आपको पता है कि नॉर्मल जब कैलकुलेशन में बात करते हैं तो एक NADH के पास, एक NADH 3 ATP का फॉर्मेशन करती है ना। तो एक 3 का करेगी तो 7 कितने करेगी? 7 × 3 कर लो, कितना होगा आपका? 21 ATP, ओके। 7 3 = 21। नाउ फिर ये 7 FADH, एक FADH आपका कितनी ATP का फॉर्मेशन करता है? 2 ATP का। तो 7 FADH कितना करेगा? 7 × 2, 7 2 = 14 ATP। ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जाता है, किसी कॉपी के अंदर लिख लेना आप। फिर 8 एसिटाइल कोएंजाइम, एक एसिटाइल कोएंजाइम कितने ATP का फॉर्मेशन करता है? 12। तो 8 एसिटाइल कोएंजाइम कितने करेगा? तो 8 × 12 कर लो, कितना हो गया? कैलकुलेट करेंगे तो आपका अप्रॉक्स आएगा 96 ATP, है ना, 96। अब इन सारे ATP को ऐड कर लो, है ना। 21 + 14 + 96, आपका आएगा आंसर आएगा अप्रॉक्स 131 ATP। कितना आएगा? वेट, कितना आएगा आपका? 131 ATP, ओके। 131 ATP आता है, उसमें भी जो यहाँ पे जो ये जो प्रोसेस होता है उसके अंदर 2 ATP का यूटिलाइजेशन हो जाता है। तो 2 ATP इन्वेस्ट हो गई, इसका मतलब हम क्या करेंगे? 131 से 2 - 2 करेंगे, तो कितना आएगा आपका? 2 माइनस करोगे तो 129 ATP। तो क्वेश्चन में अगर आपको पूछ लिया जाता है कि अगर 16 कार्बन के अंदर कितनी ATP का फॉर्मेशन होगा, तो आप डायरेक्ट आंसर लिखना 129। अगर यहाँ पे आपको 18
कार्बन का पूछ लिया था, मान लो कि 18 कार्बन का पूछते हैं तो क्या करते हैं आप, 18 का हाफ कितना होता है 9, तो 9 यहाँ पे असेटाइल कोएंजाइम होगा, इसका एक कम कर दो, 9 का कम कितना होता है 8 बीटा ऑक्सीडेशन होगा। कुछ भी हो सकता है, आप लर्न कर लेना, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे 20 दे दिया जाता है तो 20 का हाफ कितना होता है 10 होता है, और 10 एसिटाइल कोएंजाइम बनेंगे एंड 10 का एक कम कर दो, दैट इज द 9 बीटा ऑक्सीडेशन होगा। 9 बीटा ऑक्सीडेशन होगा तो 9 NADH 9 FADH। ओके, फिर ऐसे फिर लास्ट में जाके जो 80 पे आती है उसको 2 से माइनस कर लेना। सो ये हो गया आपका 45 क्वेश्चन तक सॉल्व। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। अगर आपको वीडियो सॉल्यूशन अच्छा लगा, अगर आपको यूजफुल लगा, देन मुझे कमेंट में जरूर बताना। ओके, एंड उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। साथ ही साथ आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको एंट्रेंस एग्जाम के काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स आपको मिल जाएंगे, एंड जो भी स्टडी मटेरियल लाइक पाथ फाइंडर की बुक्स एक्सेट्रा उन सब की आपको PDF मिल जाएंगे, तो यूज़फुल रहेगा, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करने जाते हो तो वो भी इंस्टाग्राम पेज है काविस अकेडमी, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सो अगर आपने तो इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।